गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज अपने 6 चैप्टर को फिनिश करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में छोड़ा था आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स कंप्लीट कर ली थी। आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ईएम वेव्स मतलब गामा रे, एक्सरे और जो आपकी रेज होती हैं उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज पहली आपकी जो रे होती है वो होती है गामा रे। ठीक, गामा रे आपको पता है कि इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है। ठीक, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है ईएम स्पेक्ट्रम में। ठीक, फ्रीक्वेंसी आपकी हाई होती है। ठीक, एक फॉर्मूला बता देते हैं, उस हिसाब से आपको पता करने में आसानी होगी कि किस वेवलेंथ की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, कौन सा स्पेक्ट्रम हाई एनर्जी गेन करेगा, कौन सा लो गेन करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है आपका E इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ठीक, न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं किससे? न्यू इक्वल्स टू सी बाई लैम्डा से। ठीक है, H आपका कांस्टेंट है, C आपका कांस्टेंट है। ठीक, तो एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी? लैम्डा के। ठीक, यहां से हम पता कर सकते हैं कि जिसकी वेवलेंथ आपकी कम होगी उस रे की एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक, तो इस जनरल फॉर्मूले को आप दिमाग में रखेंगे, उसके बाद एनर्जी पे कंपैरिजन कर पाएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी एनर्जी कम। ठीक, तो इस हिसाब से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपकी गामा रे होती है, ठीक है, उसकी हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी, ठीक, हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी होती है तो एक पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम, और वर्क क्या होती है? आपकी एनर्जी। ठीक, तो E बाई टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो गया? एनर्जी के। ठीक, एनर्जी हाई है तो पावर क्या होगी? हाई होगी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहीं से आती है इसकी, क्या? इट हैज हाई पेनिट्रेशन पावर। हाई पेनिट्रेशन पावर कैसे अब हमको पता लगेगा हाई पेनिट्रेशन पावर है कि नहीं? तो इसकी पेनिट्रेशन पावर इतनी होती है कि ये 30 सेंटीमीटर थिक प्लेट को भी आराम से पेनिट्रेट कर देता है। थिक प्लेट किसकी? मेटल की। ठीक, आपको पता है मेटल कितना हार्ड होता है, उसकी 30 सेंटीमीटर थिक प्लेट आप समझ सकते हैं कितनी मोटी होगी, उसको भी पेनिट्रेशन आराम से प्रोवाइड करता है और उसके पास थ्रू एक होल बना देता है। ठीक है, तो जब हमें किसी मेटल शीट पे पास थ्रू होल प्रोवाइड करना होता है तो हम इस रे को आसानी से यूज करके क्या कर सकते हैं? उस प्लेट पे होल बना सकते हैं। इसी पेनिट्रेशन की पावर की वजह से इसकी एक एप्लीकेशन है, कौन सी? मेडिकल यूजेस इसके हैं। पहला मेडिकल यूजेस है कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर की जो सेल्स होती है उसको ब्रेक डाउन करने में क्या करता है? ये हेल्प करता है। कैसे? इसकी पेनिट्रेशन पावर हाई है। पेनिट्रेशन पावर हाई होगी तो क्या करेगा? ये ह्यूमन बॉडी से पास थ्रू होगा और सीधा कैंसर सेल पे अटैक करेगा, जिससे कैंसर आपका रिमूव हो जाएगा। लेकिन क्या होगा? कुछ हैजर्ड भी कॉज करेगा, यानी स्किन डैमेज या मसल डैमेज हो सकता है। अगर इसका कंट्रोल्ड एप्लीकेशन ना किया जाए तो क्या करेगा? आपकी मसल डैमेज या बॉडी को हैजर्ड प्रोवाइड कर देगा। ठीक, अब क्या है? इसकी
कैसे ये प्रोड्यूस होती है इसके बारे में हमने बात करी थी कि दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इमिशन फ्रॉम रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस व्हेन, ठीक, ये कहां से प्रोड्यूस होती हैं? रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस से इमिट होती हैं। कब? जब उनके न्यूक्लियस की एनर्जी चेंज होती है, ठीक, न्यूक्लियाई की जो एनर्जी होगी उसकी स्टेट चेंज होगी, तो उसकी जो स्टेट चेंज के बीच में डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को किस फॉर्म में ये इमिट करता है? इन द फॉर्म ऑफ गामा रे, ठीक, इसलिए इसकी एनर्जी इतनी हाई होती है, ठीक है। और क्या होता है? इस गामा रे का यूज किया जाता है आपकी वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए, ठीक। वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को कैसे चेक करेंगे? जहां पे आपने वेल्ड किया है वहां पे आप गामा रे प्रोवाइड करेंगे और टाइम देखेंगे कि कितने टाइम के लिए आपकी वेल्डिंग गामा रे को बियर कर पा रही है। उस हिसाब से हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि ये विद इन 6 मंथ या 3 मंथ वेल्डिंग आपकी एक्सपायर हो जाएगी, मतलब रस्टेड हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, ठीक। इस हिसाब से हम क्या करते हैं? इस गामा रे के यूजेस होते हैं, ठीक। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई, यूजेस हो गए किसके? गामा रे। अब आगे चलते हैं आपकी इसी सीक्वेंस में, क्या? एक्सरे, ठीक। अब बात करते हैं हमारे एक्सरे पे, ठीक है। एक्सरे ये कहां से आपकी प्रोड्यूस होती है? पहली चीज ये आपकी एनर्जेटिक कैथोड रेज होती हैं, ठीक। एनर्जेटिक कैथोड रेज जब ट्रैवल करती हैं उनके पास में सडनली जब आप मेटल शीट ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है या फिर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के पास वो इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे। तो इस तरह एक्सरे का प्रोडक्शन आप करते हैं, ठीक। एक्सरे का प्रोडक्शन हो गया, लेकिन क्या होना चाहिए? उस मेटल शीट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए। क्यों? इतनी हाई एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में, हाई एनर्जी होगी तो उसके पास हीट भी ज्यादा होगी। अगर वो हीट इतनी हुई कि वो मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हुई तो वो क्या करेगी? मेटल को मेल्ट कर देगी और इलेक्ट्रॉन वहां से मूव कर जाएगा। इसलिए क्या होना चाहिए? उस मेटल पीस का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, ठीक। प्रॉपर्टी पे आते हैं तो ये क्या होती है? केमिकली मोर एक्टिव देन यूवी रेज, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्या है? केमिकली मोर एक्टिव होती है किससे? यूवी रेज से। यूवी रेज के बाद आएगी, ठीक। और फोटोग्राफिक प्लेट पे इफेक्ट भी अच्छा, फोटोग्राफिक प्लेट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। फोटोग्राफिक, ठीक, फोटोग्राफिक प्लेट पे भी इफेक्ट अच्छा प्रोड्यूस करती है, जिससे आपकी जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो क्लियर होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरे जो शीट होती है उस पे जब आप एक्सरे करा के आते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी बोन्स में जो फ्रैक्चर होते हैं वो क्लियरली आपको विजिबल होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो उसकी एक प्रॉपर्टी और आती है कि ये ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन मसल से पास थ्रू हो जाती है, बट ठीक बोन्स से पास थ्रू नहीं हो पाती। ठीक, बोन्स से पास थ्रू नहीं हो पाती, इसलिए आप जब देखते हैं कि आपके बोन्स हो गए, टीथ हो गए, मतलब जो आपकी बॉडी के सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं उससे पास थ्रू नहीं हो पाती, लेकिन जो आपकी ह्यूमन मसल है, नर्व्स हैं, इसके पास थ्रू हो जाती है। इसीलिए आप जब एक्सरे कराते हैं तो आपकी बोन्स एंड टीथ्स का स्ट्रक्चर क्लियरली विजिबल होता है, जिससे आप वहां पे बोन्स में जो फ्रैक्चर है या टीथ्स में जो इफेक्ट है या डिफेक्ट है उसको आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसलिए इसका मेडिकल यूज भी अच्छा है। ठीक, मेडिकल यूज भी अच्छा है। और क्या है, ये आपकी फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करती है। फ्लोरोसेंस क्या होता है?
फ्लोरोसेंस ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उस पे लाइट डालेंगे तो वो पहले एब्जॉर्ब करेगी, जब आप लाइट हटा लेंगे, जो आप लाइट फॉल कर रहे हैं उसको बंद कर देंगे, तो वो जो सरफेस है वो क्या होती है, रेडिएशन प्रोड्यूस करती है। ठीक। और फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, फ्लोरोसेंट मटेरियल आपका होता है जो लाइट को क्या करता है, डिफरेंट डायरेक्शंस में इमिट करता है, कब, जब लाइट हटा ली जाती है। ठीक, यानी उसमें खुद लाइट रे जनरेटिंग पावर होती है। एग्जांपल के लिए आप जिंक सल्फाइड ले लें तो ज्यादातर जगह फ्लोरोसेंट मटेरियल के लिए जिंक सल्फाइड का ही यूज किया जाता है। ठीक। तो आपकी जो गामा रेज भी होती हैं वो भी क्या होती हैं, फ्लोरोसेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं जब उनको स्ट्राइक करते हैं फ्लोरोसेंट मटेरियल पे, यानी जिंक सल्फाइड पे। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये और भी चीजों के लिए यूज करी जाती है एक्सरे, जैसे आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर या क्रिस्टल डिफेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक। उसमें कौन से डिफेक्ट्स हैं, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब स्टडी करने के लिए एक्सरे का भी यूज किया जाता है। अब चलते हैं आगे आपकी यूवी रेस पे। ठीक है। अब आते हैं हम यूवी रेस। ठीक। अब बात करते हैं हमारी यूवी रेस की। तो इसकी पहले डिटेक्शन की बात कर लेते हैं। डिटेक्शन में क्या करेंगे, पहले आप AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है। उस पे आप लाइट फॉल करिए। ठीक। लाइट जब आप फॉल करेंगे कहां से, आप विजिबल रीजन के पहले से विजिबल रीजन के बाद तक। ठीक। तो मान लीजिए आपने एक्सरे के रेडिएशन से फॉल करना स्टार्ट किया और क्या किया, विजिबल रीजन के बाद गए, यानी सिंपल सा ले लीजिए, विजिबल रीजन से फॉल करना स्टार्ट किया और विजिबल रीजन के आगे गए, तो क्या होता है, विजिबल रीजन में तो आपका AgCl का कलर वॉयलेट से रेड तक वेरी करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जहां से आपका यूवी रीजन स्टार्ट होगा वो क्या करेगा, AgCl के कलर को वॉयलेट से पहले टर्न करेगा किसमें, डार्क ब्राउन में, फिर डार्क ब्राउन से ब्लैक में। यानी यूवी रेज आपकी क्या होती है, केमिकली मोर एक्टिव होती हैं, किससे, विजिबल रेज से। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी आ गई, मोर एक्टिव देन विजिबल रेज। ठीक, पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब बाय ग्लास बट नॉट एब्जॉर्ब बाय क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज भी क्या है, एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है। ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज आती है, जहां पे आपको यूवी रेज बल्ब बनाने होते हैं, तो वहां पे आप ग्लास की कवरिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते जैसे आप सिंपली बल्ब में प्रोवाइड करते हैं। वहां पे क्या होगा, यूवी रेज पूरी एब्जॉर्ब हो जाएंगी और बाहर आपकी रेडिएशन नहीं निकल पाएगी, जिससे लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो वहां पे आप किसकी केसिंग का यूज करेंगे, क्वार्ट्ज की केसिंग का, जिससे वो क्या होगी, पास थ्रू हो जाएगी और लाइट प्रोड्यूस करेगी। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सिंपली सारी EM वेव्स की होती है, कि वैक्यूम में, एयर में या कोई भी मीडियम में लाइट रे की स्पीड क्या होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो कॉमन प्रॉपर्टी है, EM वेव्स की कॉमन प्रॉपर्टी में इसकी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वो भी कॉमन प्रॉपर्टी है आपकी EM वेव्स की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रांगली प्रोड्यूस photographic plate effect and fluorescence too। मतलब फोटोग्राफिक इफेक्ट जो होता है
कि मतलब इसकी क्लियरेंस कितनी होगी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करके उसकी पिक्चर लेनी चाहे तो इसकी इफेक्ट क्या होगा, बहुत अच्छा होगा, यानी पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी फॉर्म होगी। फ्लोरोसेंस भी अच्छा इफेक्ट शो करता है, कौन, यूवी रेज, ठीक, फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी बहुत अच्छे से शो करेगा। अब क्या है नेक्स्ट जो है वो क्या है कि ह्यूमन अगर यूवी रेस के कांटेक्ट में ज्यादा देर रहते हैं तो वहां पे आपको स्किन हैजार्ड हो सकते हैं। स्किन हैजार्ड हो जाएंगे मतलब कैंसर, स्किन कैंसर वगैरह, या फिर कोई डिजीज जो स्किन से रिलेटेड होती है वो यूवी रेस के ज्यादा कांटेक्ट पे रहने पे आपको हो सकती है। तो ये यूवी रेस का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यानी अगर हम लिमिटेड कांटेक्ट में हैं तो ठीक है, अगर लिमिटेड से ज्यादा तो वो आपको स्किन डैमेज पहुंचाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारे विजिबल रेस की तरफ। ठीक है, विजुअल रेस, इसकी वेवलेंथ आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, ये वेवलेंथ होती है, ठीक है। ये वेवलेंथ हो गई। ये पहली चीज, इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये आपको सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो इसको बाकी सारे रेस से अलग करता है। क्यों, बाकी जो आपकी लाइट रे होती हैं उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है या कम होती है जो ह्यूमन विजिबल नहीं होती, केवल यही एक ऐसी वेवलेंथ है जो आपको सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करती है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी दूसरों से अलग करती है। क्यों, बाकी जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो आपके लॉन्ग वेवलेंथ या लॉन्ग रेंज के होते हैं, लेकिन ये क्या होता है आपकी शॉर्ट रेंज के लिए। और क्या यूज है इसके, यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस जो आपकी प्रोसेस होती है वो आपकी विजिबल रेज की वजह से ही होती है। और आपके जो प्रोमिनेंट कलर्स हैं, जो इसके कलर्स होते हैं विजिबल रे के, वो क्या है, विब्ग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और क्या है आपका जो ये विजिबल रीजन के कलर्स होते हैं, विजिबल रीजन के कलर्स होते हैं वो कैसे पता लगे थे हमें, न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया था, सनलाइट को सीधा प्रिज्म में फॉल किया था। आपको पता है सनलाइट में सारी स्पेक्ट्रम होते हैं, लेकिन प्रिज्म ने, ग्लास प्रिज्म में क्या किया, केवल विजिबल रीजन को विब्ग्योर में ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपको विजिबल रेज की कलर कहां से मिलते हैं, न्यूटन्स के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। वहां से आपको विब्ग्योर यानी जो इसके कलर्स होते हैं विब्ग्योर वो आपको मिले थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं इंफ्रारेड रेज की। ठीक है, इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेज, ठीक। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है, पहले इसके डिटेक्शन की बात कर लेते हैं कि इस रीजन की स्टार्टिंग कहां से होती है, ठीक है। तो इस रीजन की स्टार्टिंग होगी आपकी जहां से आप विजिबल रीजन, एक होता है थर्मोमीटर जो उसके नीचे मर्क्यूरी होती है, उसकी जगह क्या होता है ब्लैक एंड बल्ब, ठीक। ब्लैक एंड बल्ब वो क्या करता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, जरा से भी टेम्परेचर को वो जल्दी स्केल पे शो कर देगा। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम विजिबल रीजन यानी वॉयलेट से लेके रेड की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में ज्यादा राइज नहीं आता, लेकिन जैसे ही हम विजिबल रीजन को क्रॉस करके इंफ्रारेड पे पहुंचते हैं तो इंफ्रारेड रीजन पे पहुंचने के स्टार्टिंग से ही उसका टेम्परेचर सडनली राइज होने लगता है। इससे क्या पता लगता है आपको कि इसकी हीट इफेक्ट या
एनर्जी हाई होती है। क्यों? एनर्जी कैसे? हीट भी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यानी इसमें हीटिंग इफेक्ट या फिर एनर्जी बहुत हाई होगी। और दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो रॉक सॉल्ट जो होता है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं करता, बट ग्लास डज। मतलब इस रे को भी क्या करता है? ग्लास एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इंफ्रारेड रेज के बल्ब अगर बने तो उसकी कोटिंग के लिए आप या कवरिंग के लिए ग्लास का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसके लिए रॉक सॉल्ट का इस्तेमाल होगा। फिर वही प्रॉपर्टी, सेम स्पीड इन एयर, वैक्यूम, मीडियम। ठीक, कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वही प्रॉपर्टी, ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। और क्या है? मेन प्रॉपर्टी इसकी जो है वो है स्कैटरिंग बाय डस्ट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इस स्कैटरिंग के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। प्रॉपर्टीज के बाद आपकी 3rd यूनिट वही है स्कैटरिंग के बारे में। ठीक है, तो स्कैटरिंग इफेक्ट बहुत शो होता है इंफ्रारेड रेज में। ठीक है, क्यों? इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वेवलेंथ ज्यादा होती है और जो आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपकी पहले एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसके बाद री इमिट करते हैं। उसकी कंडीशन अभी आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आपकी इंफ्रारेड की। अब बात करते हैं माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे। तो जल्दी से बात कर लेते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोवेव्स क्या होती हैं? प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की में यूज करी जाती हैं और प्रोड्यूस भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होती हैं। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन जो आपकी हीटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है फूड को, जिससे आपका फूड जो है वो हीट हो जाता है। ठीक है, और क्या है और कहां यूज करी जाती है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, एनालिसिस ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, कुकिंग एंड रडार कम्युनिकेशन। ठीक, रडार कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। अब आखिरी में बात कर लेते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसकी होती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? यूज फॉर रडार कम्युनिकेशन। और हाँ, रेडियो वेव जो होती है वो आपकी सारी जो ईएम वेव्स होती हैं उसकी प्रॉपर्टी शो करता है। जितनी भी आपकी ईएम वेव्स होती हैं उनकी सारी प्रॉपर्टी रेडियो वेव्स में होती हैं। ठीक, और यूज कहां की जाती है? टीवी में, मीडिया में और रडार कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 2nd यूनिट फिनिश होती है। अब जल्दी से देख लेते हैं आपकी 3rd यूनिट और इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या है पहले वो देखते हैं। तो मान लीजिए ये आपका कोई डस्ट पार्टिकल है। ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में है। एक डस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। कोई ईएम वेव आई और इस पे फॉल करी। ठीक है, तो ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। पहले जब इस पे फॉल होंगी तो ये एब्जॉर्ब करेगा, देन री एमिट इन ऑल डायरेक्शंस। तो मतलब क्या है कि जो एक डायरेक्शन में वेव आ रही थी उनकी डायरेक्शन क्या करता है? मल्टी डायरेक्शनल, यानी उसको पूरे हर डायरेक्शन में फैला देता है। ठीक है,
तो क्या करता है, फर्स्ट काम जो आपकी है डायरेक्शन पूरी बदल देता है या फिर पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है, यानी एक डायरेक्शन में जो रेज आ रही थी उसको मल्टी डायरेक्शनल में तोड़ देता है। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, वेवलेंथ है, 10 पार्टिकल है, तो कुछ कंडीशन तो होगी। तो इसकी कंडीशन क्या है कि जो 10 पार्टिकल साइज है, ठीक है, 10 पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, लेस देन वेवलेंथ। ठीक है, 10 पार्टिकल साइज क्या होना चाहिए, वेवलेंथ के साइज से कम होना चाहिए, यानी बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक, पहली कंडीशन। तो इस हिसाब से क्या होता है, विजिबल रीजन की बात करें तो वॉयलेट scatters most, second red scatters least। ठीक है, ये हो गया। अब ये कंडीशन आती है कि वेवलेंथ कम होगी तो आपकी एनर्जी हाई होगी। ठीक है, तो वैसे ही रैले ने एक लॉ दिया, उन्होंने क्या कहा, वेवलेंथ के हिसाब से स्कैटरिंग का वेरिएशन उन्होंने बताया। कैसे, देख लेते हैं। रैलेज लॉ क्या है, स्कैटरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ की पावर 4। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल किसके थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी किसके, लैम्डा की, और ये किसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा की पावर 4, वो भी इनवर्सली। तो आप सोच सकते हैं कि वेवलेंथ पे कितना डिपेंडेंट है आपकी स्कैटरिंग। ठीक है, यानी वेवलेंथ आपकी कम होगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी। ठीक है, और स्कैटरिंग कम होगी तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि स्कैटरिंग केवल विजिबल रीजन के लिए है या फिर वेवलेंथ कम हो जिसकी उसके लिए है। तो अगर जिनकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए एक और कंडीशन आती है कि, ठीक है, उसके लिए स्कैटरिंग होगी। ठीक है, उसके लिए स्कैटरिंग होगी, लेकिन वो सब कलर्स के लिए बराबर होगी। ठीक है, वो कैसे, पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वेवलेंथ, देन scattering of all lights are equal। ठीक है, ये हो, तो ये स्कैटरिंग किसके लिए है, रैले लॉ को जो फॉलो करते हैं, मतलब लैम्डा की वैल्यू आपकी कम होनी चाहिए। ठीक है, या पार्टिकल साइज जो होना चाहिए वो लैम्डा की वैल्यू से कम होना चाहिए। अगर पार्टिकल साइज बढ़ता है तो क्या कंडीशन आ जाएगी, फिर ये वाली कंडीशन। ठीक है, जहां पे सारे कलर्स की स्कैटरिंग बराबर होगी। अब इसके हिसाब से कुछ क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, इससे रिलेटेड, जिसमें आपको रीजन देना होता है। तो 1 बाय 1 उसको पुट करते हैं। ठीक, पहला है रेड कलर यूज फॉर डेंजर जोन। ठीक, रेड कलर यूज फॉर डेंजर जोन। इसका आंसर आपको पिछले ही अभी जो मैंने रब किया है उसमें ही मिल जाएगा कि रेड कलर की स्कैटरिंग बहुत कम होती है और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती ड्यू टू लेस स्कैटरिंग। तो इससे क्या होता है, जो आपका रेड कलर होता है बहुत दूर से दिख जाता है। आपने देखा भी होगा ट्रैफिक लाइट सिग्नल जब रेड होता है
तो बहुत दूर दूर की गाड़ियां भी स्टॉप हो जाती हैं। किस वजह से? रेड की जो स्कैटरिंग है वो बहुत कम है और जिसकी वजह से वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। इस वजह से क्या होता है, रेड कलर को यूज किया जाता है डेंजर जोन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्काई अपीयर्स ब्लू मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। उसके पहले दो इससे रिलेटेड और हैं, उसको भी देख लेते हैं, फिर आएंगे इस पे। क्या है? वाई स्काई अपीयर्स रेड ठीक है, एक ये वाला और एक वाई स्काई अपीयर्स वाइट एट नून। तो इन तीनों के आंसर लगभग सेम है। विद डायग्राम देखते हैं कैसे। ये मान लीजिए आपकी अर्थ हो गई। ठीक है, जब नून की बात करते हैं, नून से स्टार्ट करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये आपका नून हो गया, ये आपकी सनलाइट आ रही है। ठीक है, यहां से आपको पता है अर्थ की ऑर्बिटल क्या है? इलिप्टिकल है। ठीक है, क्या है? इलिप्टिकल है। तो उसकी एक पॉइंट पे डिस्टेंस सन से कम होती है, एक पॉइंट पे ज्यादा होती है। तो जब नून की बात करें तो सन की डिस्टेंस अर्थ से कम होती है। ठीक, कम होती है, जिसकी वजह से जो आपके विबग्योर वाले कलर हैं, यानी जो सन से कलर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उनकी स्कैटरिंग बराबर हो जाती है। ठीक है, बराबर होती है उनकी स्कैटरिंग, क्योंकि डिस्टेंस क्या है? कम हो गई, तो स्कैटरिंग लगभग बराबर ही होती है। तो जिसकी वजह से आपको व्हाइट कलर दिखता है, या फिर कह सकते हैं डिस्टेंस कम हो गई तो सन से तो क्या हो रहा है? लाइट आ रही है, और सन क्या प्रोड्यूस करता है? सारी कलर्स की लाइट। तो जिसकी वजह से डिस्टेंस कम होगी, तो आप जब देखेंगे तो स्पेस में तो वैसे ही स्कैटरिंग नहीं होती है, क्योंकि वहां पे एयर प्रोड्यूस नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है, तो जब आप डिस्टेंस स्कैटरिंग हो नहीं पाई और सीधा अर्थ पे फॉल हुई और सन और अर्थ की डिस्टेंस भी है कम, तो वहां पे स्कैटरिंग क्या होती है? नहीं होती है, जिसकी वजह से आपको अर्थ से नून में स्काई का कलर व्हाइट दिखता है। ठीक, और अब बात करते हैं किसकी? स्काई अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो इस डिस्टेंस, ये आपका सनराइज या सनसेट ले लीजिए, यहां से रे ट्रेवल कर रही है। ठीक, ये डिस्टेंस ज्यादा होती है अर्थ से, जिसकी वजह से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए सारी लाइट तो फॉल होती हैं, लेकिन सब क्या हो जाती है? स्कैटर हो जाती हैं। मेनली कौन कौन सी? वॉयलेट, इंडिगो एंड ब्लू स्कैटर्ड हो जाती हैं। ठीक, बची कौन सी? येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यहां से फॉल होना जब शुरू हुई, ठीक, तो इसी कारण की वजह से ये लाइट जो होती है आपकी स्कैटर्ड नहीं हो पाती और सीधा फॉल करके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आपकी अर्थ पे आती है, जिसकी वजह से आपको स्काई रेड, येलो या ऑरेंज में से इवनिंग या मॉर्निंग में दिखता है। अब मोस्ट ऑफ द टाइम की बात कर लेते हैं कि ब्लू कलर क्यों दिखता है स्काई में मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा होगा? ये नून से ये सनराइज या सनसेट तक का टाइम, इसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, इसमें ब्लू क्यों दिखती है? ठीक है, ब्लू क्यों दिखती है? तो ये डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, स्कैटरिंग बढ़ रही है। स्कैटरिंग बढ़ेगी तो मतलब पूरे अर्थ के अराउंड में फैल जाएगी। ठीक, स्कैटरिंग मतलब पूरे अर्थ के अराउंड में फैल जाएगी। कौन से कलर ज्यादा स्कैटर होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू। तो ये स्कैटर्ड हो जाते हैं पूरी स्काई में अच्छे से, इसकी वजह से आपको ब्लू
स्काई दिखती है, और रेड क्या होती है, लेस स्कैटर्ड होती है। इसकी वजह से आपको रेड से रिलेटेड कलर यानी येलो, ऑरेंज और रेड नहीं दिखते, और ब्लू स्काई दिखती है। ठीक, तो ये 4 हो गए। एक और बात, अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ और सन के बीच में है, तो उसको सन की से आती हुई लाइट किस कलर की दिखेगी? उसको सन से आती हुई लाइट व्हाइट कलर की दिखेगी, क्योंकि वैक्यूम में कोई भी स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। और अर्थ पे सराउंडिंग कैसी दिखेगी? उसको ब्लू दिखेगी। क्यों? क्योंकि वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू की स्कैटरिंग बहुत तेजी से और आसानी से हो जाती है एज कंपेयर टू येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक, वाई क्लाउड अपीयर्स व्हाइट? Why cloud appears white? तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या होता है आपके हिसाब से? तो होना चाहिए कि सर जो आपका क्लाउड है वो वाटर से बना है। वाटर क्या होता है? स्कैटरिंग की वजह से ब्लू दिखता है। तो क्लाउड का कलर क्या होना चाहिए? ब्लू होना चाहिए। ये व्हाइट कैसे? तो इसका आंसर होगा कि आप, अर्थ है, सन है, अर्थ और हमारे और सन के बीच में कौन आ जा रहा है? क्लाउड आ जा रहा है। ठीक है, तो क्लाउड आने की वजह से क्या हो रहा है? जो सन से रेज आ रही हैं वो तो है व्हाइट कलर की, वो पड़ रही हैं किस पे? क्लाउड्स पे। ठीक है, क्लाउड्स पे पड़ रही हैं। अब क्लाउड्स क्या कर रहा है? क्लाउड्स आपकी एक कलर की स्कैटरिंग नहीं करता, वो क्या करता है? सब कलर की स्कैटरिंग बराबर कर देता है। ठीक है, सब कलर्स की स्कैटरिंग बराबर कर देता है। तो इस वजह से आपको क्या दिखता है? क्लाउड का कलर व्हाइट दिखता है। ठीक है, तो मैंने जो आपको दोनों केसेस बताए थे, स्कैटरिंग वाले और इक्वल स्कैटरिंग वाले, वो दोनों केस आपके इसमें कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर 6 फिनिश होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 साउंड। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।